Welcome students again in my YouTube channel Economic Amazon. Let's start the today's class with the topic nominal and real GDP. Today we will discuss about GDP and two other aspects, nominal and real GDP. Then first of all, nominal GDP and real GDP, and we will find the difference between both of them. तो फर्स्ट नॉमिनल जीडीपी, एक्चुअली डायरेक्ट मैं आपको क्लियर जो सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ. जो नॉमिनल जीडीपी होती है उसको करंट प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है, और जो रियल जीडीपी होता है उसको बेस प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है. ठीक, ये इन दोनों में मेजर फ़र्क होता है. और जो आपके पास नॉमिनल जो जीडीपी है वो रियल जीडीपी से ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है. इट डिपेंड्स ऑन द प्राइस. अगर सपोज करो बेस ईयर की प्राइस ज़्यादा है तो रियल जीडीपी हमेशा ज़्यादा आएगी. अगर करंट ईयर का प्राइस ज़्यादा है बेस से तो नॉमिनल जीडीपी ज़्यादा आएगी. और एक्चुअली इंडिया में क्या होता है, प्राइस राइज होता है तो करंट जो प्राइस होता है वो हमेशा बेस प्राइस से ज़्यादा मिलेगा. तो नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, ज़्यादातर रियल जीडीपी से ज़्यादा होता है इसकी वैल्यू जब आप फाइंड करते हो. चलो लेट्स स्टार्ट, पढ़ाई स्टार्ट करते हैं. देखो नॉमिनल जीडीपी, इट रेफर टू द जीडीपी एट द करंट प्राइस. अब ये जो करंट प्राइस है ये ही आपको नोट करना है कि नॉमिनल जीडीपी में आपके पास करंट प्राइस होगा. करंट प्राइस मतलब जो आज का इस ईयर का प्राइस है. इट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर. ये तो जीडीपी का डेफिनेशन है. जीडीपी का मतलब होता है कि आपके पर्टिकुलर जो ईयर है जिसमें आप नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हो, उस ईयर में जो टोटल गुड्स और सर्विसेज का वैल्यू होता है उसको ही आप जीडीपी बोलते हो. बट अगर आप उसको करंट प्राइस से मल्टीप्लाई करके निकालते हो तो नॉमिनल जीडीपी निकलता है, एज एस्टिमेटेड यूजिंग द करंट ईयर प्राइस. तो बस नॉमिनल जीडीपी में जीडीपी का डेफिनेशन वही है. इसमें करंट जो ईयर का प्राइस है ये आपके लिए मेन है. करंट ईयर प्राइस आर द प्राइस प्रिवेलिंग ड्यूरिंग द ईयर ऑफ एस्टिमेशन. ठीक, अब इसका जो फॉर्मूला आपके पास बन जाएगा, जो नॉमिनल जो जीडीपी है क्यू इंटू पी हो जाएगा आपके पास. क्यू इंटू पी का मतलब क्यू फॉर क्वांटिटी, पी फॉर प्राइस. अब ये जो प्राइस है करंट प्राइस होगा. आप इस बॉक्स में देखेंगे ईयर क्यू क्वांटिटी ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, पी प्राइस प्रिवेलिंग ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर. तो ये उसी ईयर का प्राइस होता है. ठीक, the above equation shows that nominal GDP can increase when there is increase in either Q and P. तो इसका मतलब नॉमिनल जो जीडीपी है वो डिपेंड करता है क्यू पे और पी पे. तो अगर इन दोनों में से एक भी चीज़ बढ़ती है तो आपके नॉमिनल जीडीपी बढ़ जाएगी. ठीक, क्योंकि आप इसमें करंट ईयर का प्राइस और क्वांटिटी लेते हो. तो ये भी आपको याद रखना है कि नॉमिनल जीडीपी कब इंक्रीज होता है, जब आपके पास क्यू और पी दोनों इंक्रीज होने लगे. इफ़ इट इंक्रीज ओइंग टू इंक्रीज इन क्यू, अगर नॉमिनल जीडीपी क्यू क्वांटिटी बढ़ने के कारण बढ़ जाता है और पी कांस्टेंट रहता है, इट शोज इंक्रीज इन नॉमिनल जीडीपी ओइंग टू इंक्रीज इन आउटपुट. पर अगर प्राइस कांस्टेंट रहेगा, प्राइस नहीं बढ़ा, ओनली क्वांटिटी बढ़ती है, तो ये नॉमिनल जीडीपी जो बढ़ेगा ये क्या शो करेगा, इंक्रीज इन क्वांटिटी, के आउटपुट बढ़ा है, गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ा है. ऑन द अदर हैंड इफ इट इज इंक्रीज ओइंग टू इंक्रीज इन पी, अगर क्वांटिटी सेम रहता है बट प्राइस चेंज होने के कारण आपका नॉमिनल जीडीपी बढ़ जाता है, तो क्या होगा, इट शोज इंक्रीज इन नॉमिनल जीडीपी ओइंग टू इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल, कि ये नॉमिनल जीडीपी प्राइस लेवल बढ़ने के कारण बढ़ा है. इट इज़ मियरली अ मॉनेटरी इंक्रीज. तो अगर वो प्राइस इंक्रीज होने के कारण ही बढ़ा है, गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन इकोनॉमी में नहीं बढ़ा है, तो ये सिर्फ मॉनेटरी इंक्रीज बताता है. छोटे छोटे क्वेश्चन है, एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक्स में याद रखना, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ. एंड इट इज़ ऑफ लिटिल सिग्निफिकेंस, मतलब इसका बहुत कम महत्व है, क्योंकि एक्चुअली में गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन तो बढ़ा नहीं है, प्राइस बढ़ा है. और जब आपने पहले वाले क्वांटिटी को नए प्राइस से मल्टीप्लाई किया तो वो तो बढ़ के बताएगा. तो इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, मतलब वेलफेयर इससे नहीं बढ़ेगा इकोनॉमिक्स में. इट डज नॉट कॉज एनी इंक्रीज इन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन द इकोनॉमी, इट ओनली कॉजेज मनी इल्यूजन. मतलब ये मनी इल्यूजन है,
जैसे इल्यूज़न होता है ना, जैसे मैजिक होता नहीं है बट ये हमारी आइज़ के लिए इल्यूज़न होता है, क्या लगता है ऐसा हो गया, ठीक। जैसे कोई कागज़ का नोट बनाने का जादू दिखाए तो आपको लगेगा तो सही कागज़ से नोट बन गया, बट एक्चुअली में वैसा होता नहीं है। तो ये एक इल्यूज़न होता है कि जीडीपी बढ़ रहा है, पर एक्चुअली में वो नहीं बढ़ा होता है, तो प्राइस राइज के कारण होता है। द इल्यूजन ऑफ हायर मार्केट वैल्यू ऑफ द गिवन आउटपुट, मतलब आउटपुट तो सेम था, उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ने के कारण आपको ऐसा लगता है जीडीपी बढ़ गया। तो ये नॉमिनल जीडीपी के केस में। नाउ रियल जीडीपी। अब रियल जीडीपी क्या होता है, इसको तो कैलकुलेट ही आप बेस ईयर के प्राइस पे करते हो। तो रियल जीडीपी अगर बढ़ता है तो वो सिर्फ आउटपुट बढ़ने के कारण बढ़ेगा। इफ़ देयर इज इंक्रीज इन द गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी, तो ही रियल जीडीपी बढ़ेगा, क्योंकि उसमें प्राइस तो आपको कांस्टेंट प्रीवियस ईयर वाला ही लेना है। इट रेफर टू द जीडीपी एट द कांस्टेंट प्राइस। ये कांस्टेंट प्राइस पे बताता है इट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। क्योंकि ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट है तो ये डोमेस्टिक जो टेरिटरी में होगा, तो इसमें हु मैटर नहीं करता है, पहले समझाया था। एज एस्टिमेटेड यूजिंग द बेस ईयर प्राइस। बेस ईयर इज़ द ईयर ऑफ कंपेरिजन। बेस ईयर एक कंपेरिजन ईयर होता है, आपने पहले पढ़ा था। पहले जो बेस ईयर था आपके पास 2004-05 को लेते थे, अभी 10-11 वाला बेस ईयर चल रहा है, आपने पढ़ लिया था। इट इज़ द ईयर वेयर मैक्रो वेरिएबल्स लाइक प्रोडक्शन ऑफ जनरल प्राइस लेवल आर बिलीव टू बी विद इन द नॉर्मल रेंज। और नॉर्मल ईयर ऐसा ईयर जो होता है बेस ईयर, उसको डिसाइड करता है जहाँ के जो प्राइस में अप्स एंड डाउन बहुत कम हुए हों। अब बेस ईयर कैसा होना चाहिए, आपने लास्ट ईयर स्टेटिक्स में पढ़ा था। तो यहाँ अपने पास जो फॉर्मूला बनता है रियल जीडीपी इज इक्वल टू क्यू इंटू पी। पी पे आपके पास स्टार लगा हुआ है, ये स्टार क्या बताता है कि बेस ईयर का प्राइस है। तो बॉक्स में अगर आप देखेंगे तो क्वांटिटी ऑफ क्यू मतलब क्वांटिटी ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, और पी स्टार जो है प्राइस प्रिवेलिंग ड्यूरिंग द बेस ईयर, ये बेस ईयर का प्राइस हो गया, ठीक। अब आप बॉक्स में चलते हैं, या ग्रीन जो बॉक्स दिया हुआ है, तो इसमें व्हेन नॉमिनल जीडीपी राइज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी मे और मे नॉट राइज। मतलब नॉमिनल जीडीपी बढ़ने का मतलब है या तो गुड्स और सर्विसेज का फ्लो इकोनॉमी में बढ़ भी सकता है और नहीं भी बढ़ सकता, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी तो प्राइस के कारण भी बढ़ जाता है। और रियल जीडीपी बढ़ने का मतलब है कि वास्तव में गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन जो आउटफ्लो है वो इकोनॉमी में बढ़ा है। ये पॉइंट है, इंपॉर्टेंट बॉक्स है, आप याद रखें। मतलब डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल एंड रियल जीडीपी क्या होता है। द अबाउ इक्वेशन शोज द रियल जीडीपी इंक्रीज ओनली व्हेन क्यू इंक्रीजेज। तो रियल जीडीपी कब बढ़ता है, जब क्वांटिटी ऑफ गुड सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। सिंपली बिकॉज पी स्टार इज कांस्टेंट, तो पी तो इस कांस्टेंट है, तो रियल जीडीपी तो तभी बढ़ेगा जब गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ता है। सो दैट व्हेन रियल जीडीपी इंक्रीजेज देयर इज एन इंक्रीज इन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। हायर लेवल ऑफ द रियल जीडीपी, अगर आपके कंट्री का जीडीपी का लेवल हाई है, ग्रेटर शुड बी द अवेलेबिलिटी ऑफ द गुड्स एंड सर्विस, तो आपके कंट्री में आपकी इकोनॉमी में गुड्स और सर्विसेज की अवेलेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक। सर्विस टू द रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री इम्प्लाइंग दैट द क्वालिटी ऑफ द लाइफ शुड इम्प्रूव। और इससे पता चलता है क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होगा, क्योंकि जब गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगी, लैंड लेबर कैपिटल को ज़्यादा पैसा मिलेगा, ज़्यादा जो अनएम्प्लॉयमेंट वाला प्रॉब्लम है वो दूर होने लगेगा। तो ये आपको हायर लिविंग स्टैंडर्ड की तरफ लेके जाएगा। कुल मिला के अगर बोले तो वेलफेयर कब बढ़ता है, जब रियल जीडीपी बढ़ता है। प्रॉस्पेरिटी इकोनॉमी में कब आएगी, जब रियल जीडीपी बढ़ता है। टेबल 1 जो है ऑन द एस्टिमेशन ऑफ नॉमिनल जीडीपी इलिस्ट्रेट हाउ नॉमिनल जीडीपी कैन राइज इवन व्हेन आउटपुट इज कांस्टेंट। आउटपुट कांस्टेंट होने पे भी किस तरीके से बढ़ जाता है, इसको देखते हैं टेबल में। अब यहाँ आपके पास टेबल दी हुई है, इकोनॉमी प्रोड्यूस वीट क्लोथ शुगर। एक इकोनॉमी में आपके पास क्या क्या प्रोड्यूस होता है, वीट क्लोथ शुगर। क्या होगा, वीट क्लोथ शुगर आप लेंगे ना। अब देखें 2011-12 कमोडिटी आपने लिया वीट क्लोथ शुगर, क्वांटिटी देखो वीट की क्वांटिटी 20 टन है यहाँ पे, और क्लोथ 100 मीटर लिया फॉर एग्जांपल, और शुगर 5 टन है। प्राइस इनका क्या दे रखा है, शुगर का प्राइस है 100 पर टन, फिर कपड़े का है 5 मीटर और 500 पर टन है।
अब आपने जीडीपी निकाला एमपी मार्केट प्राइस पे, मार्केट प्राइस मतलब इसमें गवर्नमेंट के टैक्स सब्सिडी इंक्लूड है। अब 20 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 2000, 100 इंटू 5 500 हो गया, 5 इंटू 500 करेंगे तो ये हो गया। अब इनका जो टोटल सम निकाला वो 5000 आ गया। ये आपके पास ईयर 11-12 में था। अब आपने क्या करा 18-19 में किया, क्योंकि ये वाला आपके पास बेस ईयर है अभी जो चल रहा है करंट। ठीक, इसमें आपने देखा कि क्वांटिटी सेम है 20, 100 और 5। जो प्रीवियस ईयर की क्वांटिटी थी वही क्वांटिटी है, मतलब प्रोडक्शन जो है ना तो वीट का बढ़ा है, ना क्लोथ का, ना शुगर का। बट आप प्राइस देखें 100 पर टन था तो 1000 पर टन हो गया। ये 5 पर मीटर से 20 पर मीटर हो गया, और 500 पर टन से 600, मतलब प्राइस में ज़्यादा राइज हुआ। अब आप जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे 20,000, 2,000, 8,000 आता है, जिनका सम टोटल 30,000 होता है। जब आप इस 5,000 को 20,000 से कंपेयर करते हैं तो आपको कितना हुआ 6 टाइम्स, मतलब 6 गुना जीडीपी बढ़ गया। तो अगर 6 गुना बढ़ जाता है तो देश में से बेरोजगारी, गरीबी की समस्याएं खत्म हो जाएंगी बिल्कुल ही। बट ये तो नॉमिनल जीडीपी था, क्योंकि ये तो सिर्फ प्राइस के कारण ही बढ़ा है। तो इससे ना तो प्रॉस्पेरिटी आएगी, ना गुड्स और सर्विस की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी। तो ये कैलकुलेशन हुआ आपके नॉमिनल जीडीपी का। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ठीक, ये इसका जो पैराग्राफ नीचे लिखा गया है जो मैंने समझा वही है। दस नॉमिनल जीडीपी राइज फ्रॉम 5,000 to 30,000 करोड़ इवन व्हेन आउटपुट इज कांस्टेंट। हियर राइज इन नॉमिनल जीडीपी इज ड्राइवन एक्सक्लूसिवली बाय द राइज इन द प्राइस लेवल, क्योंकि ये तो सिर्फ प्राइस का बढ़ने के कारण बढ़ा है। अब टेबल 2 आता है ऑन द एस्टिमेशन ऑफ रियल जीडीपी शोज दैट द रियल जीडीपी राइज ओनली व्हेन आउटपुट राइज। अब एक एग्जांपल रियल जीडीपी के कैलकुलेशन में लिया, वीट, क्लोथ और शुगर वापस लिया। 11-12 में देखा आपने क्वांटिटी आपके पास 20 टन, 100 मीटर, 5 टन है। प्राइस आपके पास पहले 100, 5 और 500 है। ठीक, कैलकुलेट जब आपने किया 2500 और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, क्योंकि Q इंटू पी करना है ना, इनको आपने ऐड किया तो ये 5000 के बराबर आ जाता। अब आप 18 में चले, 19 में, तो यहाँ क्वांटिटी 20 टन से 30 टन हुआ, 100 से 200 और 5 टन से है। अब प्राइस अगर आप देखेंगे तो यहाँ प्राइस 100, 5 और 500 कांस्टेंट है, क्योंकि कांस्टेंट नहीं है एक्चुअली में, प्राइस तो बढ़ा है, बट हम रियल जीडीपी को उसी प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं जो ऊपर था। तो आपने प्रीवियस ईयर का प्राइस लिया है, जो प्राइस स्टार वाला है आपके पास। ठीक, अब आपने कैलकुलेट किया क्योंकि क्वांटिटी बढ़ा तो ये 3000, 1000 और 5000 हुआ, इनका सम टोटल हुआ 9000। अब आप दोनों को कंपेयर करेंगे तो 9000 में से 5000 माइनस करेंगे तो 4000 इंक्रीज हुआ, और ये रियल जीडीपी बढ़ा है। इट मीन्स अब जो गुड्स और सर्विसेज का, वीट का, क्लॉथ और शुगर, तीनों का जो फ्लो है इकोनॉमी में बढ़ जाएगा। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरेबल स्किल को ज़्यादा पैसा मिलेगा, तो एक इकोनॉमी में प्रॉस्पेरिटी आएगी। तो ये क्लियर है कि रियल जीडीपी अगर इंक्रीज होता है देन इट विल एनहांस द प्रॉस्पेरिटी in our economy. Thus, real GDP rise from 5,000 to 9,000 crore even when price level is constant. Here, rise in real GDP is driven exclusively by the rise in output. ये output के कारण बढ़ा है आपका। ठीक, तो ये दोनों आपके पास क्लियर होते हैं। अब आपके पास फोकस जोन आता है जीडीपी एट करंट प्राइस, ऑल्सो कोड मॉनेटरी जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। तो इसके दो नाम हैं, आप याद रखें, मॉनेटरी और नॉमिनल जीडीपी। कब? जब इसको करंट प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है, मतलब P इंटू क्यू, स्टार नहीं है। रेफर टू मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर एज एस्टिमेटेड यूजिंग द करंट ईयर प्राइस। इट मे इंक्रीज विदाउट एनी इंक्रीज इन द क्वांटम ऑफ द आउटपुट। क्योंकि नॉमिनल जीडीपी में आपके गुड्स सर्विसेज का जो क्वांटम है ना, क्वांटिटी तो बढ़ती नहीं है। और रियल जीडीपी में क्या होता है, आपके पास कांस्टेंट प्राइस पे लेते हैं, तो इसको आप रियल जीडीपी बोलेंगे। इसका एक ही नाम है, रेफर टू द मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर एज एस्टिमेटेड यूजिंग द बेस ईयर प्राइस। तो ये बेस ईयर प्राइस मतलब पी और उसके ऊपर आप ये स्टार बनाए वो है।
इट इंक्रीजेज ओनली व्हेन देयर इज इंक्रीज इन द क्वांटम ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। तो ये आपके क्वांटम जब बढ़ता है, क्वांटिटी बढ़ती है, क्वांटम मतलब गुड सर्विसेज का, तभी रियल जीडीपी बढ़ेगा। और जो जीडीपी नॉमिनल जो जीडीपी है वो आपके प्राइस के कारण भी बढ़ सकता है और क्वांटिटी इंक्रीज होने के कारण भी बढ़ सकता है। द इंडेक्स ऑफ रियल जीडीपी ऑलवेज रिफ्लेक्ट चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट। जो रियल जीडीपी बढ़ने का जो इंडेक्स है वो आपको लेवल ऑफ आउटपुट में चेंज रिफ्लेक्ट करेगा, वाइल द इंडेक्स ऑफ नॉमिनल जीडीपी मे और मे नॉट। तो जो नॉमिनल जीडीपी है अगर उसका इंडेक्स बढ़ता है तो वो दो कारण से बढ़ता है, एक तो क्वांटिटी के कारण भी बढ़ सकता है और प्राइस के कारण भी बढ़ सकता है, कई बार दोनों ही बढ़ जाते हैं तो भी बढ़ता है। तो उसमें मे और मे नॉट वाली पॉसिबिलिटी है, विच इज़ वाई रियल जीडीपी इज कंसिडर्ड एज द बेटर इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अब ये एमसीक्यू क्वेश्चन हो जाता है कि कौन सा बेटर इंडेक्स है, तो रियल जीडीपी को कंसिडर्ड किया जाता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ये नॉमिनल जो जीडीपी है उससे ज़्यादा अच्छा इंडेक्स है। ठीक, अब अपने पास हाई ऑर्डर थिंकिंग के क्वेश्चन है। राइट ऑब्जर्वेशन इंडिकेटिंग द डिफरेंस बिटवीन जीडीपी एट करंट प्राइस एंड जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। तो आई होप आप इसको कर लेंगे, मैं फिर भी समझाता हूँ। देखो जीडीपी एट जो करंट प्राइस है, इट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर एज एस्टिमेटेड एट द करंट ईयर प्राइस। और ये क्या हो जाएगा, इट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced within the domestic territory of a country during an accounting year as estimated as the base year। ये base year पे लिया जाएगा जीडीपी जो कांस्टेंट प्राइस वाला है। तो कांस्टेंट प्राइस वाला आपका रियल जीडीपी हो जाता है, ये वाला आपके पास रियल होगा और ये नॉमिनल होगा। ठीक, शॉर्ट में लिख दिया। सेकेंड है, इट कैन इंक्रीज इफ प्राइस लेवल राइज इवन व्हेन देयर इज नो इंक्रीज इन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस। नॉमिनल जीडीपी तो सिर्फ प्राइस के कारण भी बढ़ जाता है और रियल जीडीपी सिर्फ गुड्स और सर्विसेज का आउटफ्लो बढ़ेगा तो ही बढ़ेगा। थर्ड, इट इज़ नोन एज नॉमिनल जीडीपी, इधर को आप रियल जीडीपी बोलेंगे। फोर्थ, इट इज़ नॉट गुड मेजर फॉर वेलफेयर ऑफ पीपल, और रियल जीडीपी इज़ अ गुड मेजर ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल। वेलफेयर पीपल का होगा तो इकोनॉमी का होगा। कन्वर्जन ऑफ नॉमिनल जीडीपी इनटू रियल जीडीपी। अब कन्वर्जन जो है नॉमिनल जीडीपी को आप रियल जीडीपी में कैसे कन्वर्ट करेंगे और रियल को नॉमिनल में कैसे होंगे। तो इसमें एक चीज़ याद रखेंगे, जो प्राइस इंडेक्स है ये आपको हमेशा गिवन होगा। प्राइस इंडेक्स आपको कैलकुलेट नहीं करना है, आपको तो सिर्फ नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी को कन्वर्ट करना है। देखो, इफ़ जीडीपी एट करंट प्राइस इज ड्राइव्ड by the price index of the current year and multiply by the price index of the base year which is always equal to 100। तो आपके पास जो यहाँ 100 जो है ये कांस्टेंट रहेगा और ये क्या है, बाय द प्राइस इंडेक्स ऑफ द बेस ईयर को माना है। ठीक, तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, रियल जीडीपी और जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस दोनों एक ही नाम है, इज इक्वल टू हो जाएगा जीडीपी एट करंट प्राइस ले लो आप, मतलब नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100। ये सिंपल सा फॉर्मूला आपको याद रख लेना है। ठीक, याद रह जाएगा मुझे लगता है। करंट प्राइस मतलब आप ऊपर की तरफ क्या लिख देंगे, जीडी नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100 और प्राइस इंडेक्स गिवन होगा। इलिस्ट्रेशन है इसका, इफ इन 2011 जीडीपी इज ₹100 करोड़ है एंड इन 2019 इट इज़ 200 करोड़। 19 में ये 200 करोड़ हो जाता है एट द करंट प्राइस। एंड इफ प्राइस इंडेक्स राइज, प्राइस इंडेक्स 100 to 400 हो जाता है विद इन द सेम पीरियड, देन जीडीपी एट करंट प्राइस इज कन्वर्टेड इनटू रियल जीडीपी। तो उसको रियल जीडीपी में कन्वर्ट कैसे करेंगे, देखो, तो कन्वर्जन ऑफ नॉमिनल जीडीपी इनटू रियल जीडीपी। ठीक, अब ऊपर वाला आपके पास ये एग्जाम्पल से क्लियर हो गया। ठीक, अब दूसरा आपके पास आता है कन्वर्जन ऑफ नॉमिनल जीडीपी इनटू रियल जीडीपी कैसे करेंगे। तो ईयर आपके पास दे रखा है 19, जीडीपी करंट प्राइस 200 था, इंडेक्स नंबर 400 है आपके पास ऊपर, कैसे करेंगे 200 इंटू 100 अपॉन 400। अब इसने जो ऊपर वाले फॉर्मूले में वैल्यू थोड़ा अलग रखा है उसको मैं आपको समझाता हूँ। भी नॉमिनल जो जीडीपी आपके पास वो करंट प्राइस वाला ही है, तो क्या हो जाएगा 200। ठीक, अपॉन प्राइस इंडेक्स रखना था तो प्राइस इंडेक्स आपके पास आया 400 और इनटू आप सेपरेट 100 कर देंगे। ठीक है,
तो ये इसने 200 साइड में लिख गया तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो एक्चुअली में आपको क्या लिख देना है, इसको दोबारा मैं बताता हूँ भी 200 अपॉन 400 होगा और इंटू 100। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे 20 से 20 कैंसिल, 4 5 जा 20, तो ये 50 के इक्वल आपके पास आ जाएगा ना। इट मे बी नोटेड दैट जीडीपी एट द करंट प्राइस 19 इज ट्वाइस द जीडीपी एट 11। तो जब आपने उसमें देखा नॉमिनल जीडीपी जो था वो तो आपसे कितना टाइम्स हो गया 2011 में। करंट प्राइस जो था नोटेड दैट जीडीपी एट करंट प्राइस 19 इज ट्वाइस, डबल था, 200 का 400 था। जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस हैज रिड्यूस्ड 100 इन 2011 टू 50, बट रियल जीडीपी जब निकाला तो हमने क्या देखा, वो 100 आपने लिया था, 100 से 50 मतलब आधा ही हुआ। दिस इज बिकॉज द इंडेक्स ऑफ प्राइस इन द ईयर 19 हैज राइजन, क्योंकि वो इंडेक्स था, प्राइस इंडेक्स था, तो कीमतें क्या हुई, 4 गुना हो गई, 200 से 400, 4 गुना तो सीधा पहुंचती है ऊपर, 400 तक पहुंच गई। तो ये नॉमिनल जीडीपी बहुत ज़्यादा दिखाएगा। वी में ऑल्सो एस्टिमेट नॉमिनल जीडीपी इफ रियल जीडीपी, अगर रियल जीडीपी दे रखा है और प्राइस इंडेक्स, तो आप नॉमिनल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास फॉर्मूला ये बन जाएगा, नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू क्या होगा, रियल जीडीपी इनटू, इसमें प्राइस इंडेक्स ऊपर है और 100 नीचे चला जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। इसका एग्जाम्पल है, वी फाइंड नॉमिनल जीडीपी। अब रियल जीडीपी आपको दे रखा है 240, प्राइस इंडेक्स दे रखा है, तो क्या होगा, फॉर्मूले में वैल्यू भर दें आप, तो ये 288 आ जाएगा। तो इसका मतलब नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी तो 240 था, उससे ज़्यादा आ गया क्योंकि प्राइस बड़ा था। ठीक, अब आपके पास आता है जीडीपी डिफ्लेटर, जो फोकस जोन है, इसको देखें आप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इट रेफर टू द रेशियो बिटवीन जीडीपी एट करंट प्राइस एंड जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। जीडीपी करंट प्राइस और कांस्टेंट प्राइस का जो रेशियो है वो क्या कहलाता है, जीडीपी डिफ्लेटर। तो जीडीपी डिफ्लेटर जो निकालेंगे तो जीडीपी एट करंट प्राइस ऊपर आएगा, करंट प्राइस मतलब नॉमिनल जीडीपी, अपॉन रियल जीडीपी कांस्टेंट प्राइस इनटू 100। ये भी आपको याद रखना है, डिफ्लेटर कैसे कैलकुलेट करते हैं। इट शोज चेंज इन द जीडीपी ड्यू टू चेंज इन प्राइस। और ये डिफ्लेटर क्या बताता है कि जो नॉमिनल जीडीपी है वो प्राइस बढ़ने के कारण कितना बढ़ा है, उसका रेशियो दे देगा आपको। एग्जाम्पल है, इफ रियल जीडीपी 600 एंड नॉमिनल जीडीपी 660, तो रेशियो क्या निकल जाएगा आपके पास, 660 अपॉन 600 इंटू 100, तो 110, तो 100 तो 110 तक चला गया। इसका मतलब 10% का इंक्रीज हो गया कि जो जनरल प्राइस लेवल है वो कितना बढ़ा, 10%, मतलब 100 रुपये की चीज़ 110 की हो गई, सिंपल वर्ड्स में। ठीक, इसमें और ज़्यादा फोकस जोन में दे रखा है, आप इसको पढ़ें, स्क्रीन को स्टे करके पढ़ सकते हैं, आपका बुक भी है। जीडीपी एंड वेलफेयर पे आते हैं। अब जीडीपी और वेलफेयर जो है, इसका क्या कनेक्शन है। एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि वेलफेयर कब बढ़ेगा, जब रियल जीडीपी बढ़ता है। रियल जीडीपी इज कंसिडर्ड एज द इंडेक्स ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल। वेलफेयर ऑफ द पीपल इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर पर्सन। मतलब जब एक इकोनॉमी में गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ता है, गुड्स ऑफ सर्विसेज का प्रोडक्शन मतलब ज़्यादा आइसक्रीम होगी, ज़्यादा मिल्क का प्रोडक्शन होगा, ज़्यादा वीट होगी, ज़्यादा क्लोथ होगा, हर चीज़ ज़्यादा होगी। Increase in real GDP means increase in the level of output in economy. Other things remain constant. This means greater availability of the goods per person, implying higher level of the welfare, popularly known as social welfare. जो welfare है उसको हम social welfare बोलते हैं. It is because of this reason that the planner and politician in a country always lay emphasis on the growth रेट ऑफ जीडीपी। इसलिए तो बार बार आता है कि ग्रोथ रेट बढ़ाओ, जीडीपी बढ़ाओ। भी लॉकडाउन हुआ तो जीडीपी तो बहुत नीचे आ गया हमारा, तो ये वेलफेयर को कितना कम करेगा। लॉकडाउन खुलेगा तो वापस जीडीपी को ऊपर लाने के लिए भी गवर्नमेंट ने जो 200 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया है वो एक्चुअली में यही है कि जीडीपी को कैसे कंट्रोल किया जाए। इन फ्यूचर गवर्नमेंट को और ज़्यादा आगे ना पड़ेगा। गवर्नमेंट खुद जो है, ये जो 200 लाख करोड़ रुपीज़ है, ये हमारे टोटल इंडिया के जीडीपी का ओनली 10% है, मतलब 100 में से 10 रुपये दिए। तो इन फ्यूचर गवर्नमेंट और ज़्यादा इन्वेस्ट करेगी तभी ये आगे आ पाएगा। देखो इसकी जो लिमिटेशंस है इसको देख लेते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। अब लिमिटेशंस का मतलब ये है कि हमने ये तो बोल दिया कि व्हेन रियल जीडीपी इंक्रीजेस तो सोशल वेलफेयर बढ़ेगा, बट
इट इज़ नॉट ट्रू 100%। कई बार ऐसा भी होता है हमारा जीडीपी बढ़ जाता है, रियल जीडीपी बढ़ने के बाद वेलफेयर नहीं बढ़ता। अब एक्चुअली में क्या होता है, जैसे इंडिया ने चंद्रयान 2 लॉन्च किया, तो जैसे चंद्रयान 2 लॉन्च किया तो जीडीपी को बढ़ाया इसने, क्योंकि वो प्रोडक्शन पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हुआ, बट इसका हमारे सोशल वेलफेयर से लेना देना नहीं है। ठीक, कई सारी चीज़ें, डिफेंस के लिए आपने खरा राफाल खरीदा, कई चीज़ें खरीदी, तो इससे इंडिया का जीडीपी तो बढ़ जाता है। कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां नहीं आ गई, उन्होंने कार का प्रोडक्शन किया, तो इससे सोशल वेलफेयर बढ़ने में कुछ जस्टिस नहीं हो पाता है। तो हम उसी लिमिटेशंस को देखेंगे कि इफ़ रियल जीडीपी इंक्रीजेस, आफ्टर इंक्रीज इन रियल जीडीपी हमारा वेलफेयर नहीं बढ़ रहा है, तो वो कंडीशंस कौन सी हैं। ठीक, पॉइंट वाइज स्टडी करते हैं। फर्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। देखो कई बार क्या होता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है वो सही तरीके से नहीं होता, कि हमारी जो नेशनल इनकम है उसका एक बड़ा हिस्सा तो क्या होता है, बड़े जो बिजनेसमैन है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनके पॉकेट में चला जाता है, अंबानी, अडानी, रतन टाटा। अब इनकम जो है, पुअर पीपल, मिडिल क्लास का इनकम ही नहीं बढ़ रहा है, जीडीपी बढ़ता जा रहा है, तो ये क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो है वो सही नहीं है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब इनकम सभी का बढ़ना चाहिए, इक्वली तो नहीं बढ़ेगा। द सैलरी ऑफ डॉक्टर कैन नॉट बी इक्वल टू द सैलरी ऑफ पियोन, द सैलरी ऑफ टीचर कैन नॉट बी इक्वल टू द पियोन, बट इंक्रीज मतलब अगर टीचर्स का 2,000 रुपये बढ़ा है, मतलब उनकी इनकम का परसेंटेज जैसे 5% बढ़ा है, तो अगर किसी की इनकम 12,000 है, तो जैसे मेरी 12,000 इनकम है तो मेरा 10% बढ़ेगा, तो 12,000 का बढ़ेगा। किसी की इनकम 50,000 है तो उसका 10% है तो ज़्यादा बढ़ेगा। इस तरीके से सभी का बढ़ना चाहिए। तो इफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम टर्न्स अनइक्वल, जीडीपी ग्रोथ फेल्स टू रिफ्लेक्ट द राइज इन सोशल वेलफेयर। अगर इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल है, तो रियल जीडीपी के बढ़ने के बाद भी सोशल वेलफेयर नहीं बढ़ता है। इंडिया इज़ फेसिंग दिस सिचुएशन एज प्रेजेंट। इंडियन इकोनॉमी में ये जो सिचुएशन है हम करंटली फेस कर रहे हैं, क्योंकि लोगों की इनकम नहीं बढ़ती है, महंगाई बढ़ जाती है। वाइल पर कैपिटा जीडीपी इज राइजिंग, मतलब पर कैपिटा जीडीपी तो बढ़ता जा रहा है, स्टारवेशन, डेथ आर हिटिंग द हेडलाइंस। तो न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में क्या होता है, किसान ने सुसाइड किया, कोई भूख से मर गए बच्चे, क्या हो रहा है, ये चीज़ें मोर ऑफन देन एवर बिफोर। रीज़न, अब इसका रीज़न क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली अनइक्वल। हमारा नेशनल इनकम जीडीपी तो बढ़ता जा रहा है, पर जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है वो अनइक्वली बढ़ रहा है, मतलब गरीबों का, मिडिल क्लास का इनकम बहुत कम बढ़ता है, जो रिचर सेक्शन है हमारा उनका इनकम बहुत बढ़ रहा है। सेकंड है कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। कंपोजिशन मतलब जीडीपी में जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुए उनका कंपोजिशन क्या, कौन सी चीज़ें बढ़ी हैं। आपने रफाल खरीद लिया, चंद्रयान 2 लॉन्च कर दिया, कार मैन्युफैक्चरिंग बढ़ गया, बट जो जर्नल गुड्स है, सर्विसेज है, आपने टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करके प्रोडक्शन बढ़ा दिया, है ना, आपने लेबर इंटेंसिव टेक्निक को नहीं लगाया, तो क्या होगा, जीडीपी तो बढ़ जाएगा पर इनकम लोगों का नहीं बढ़ा। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरल स्किल का पैसा कहाँ गया, आपने तो रोबोट लगा के काम करवा लिया उससे, मशीनों से। तो कंपोजिशन ऑफ जीडीपी मे नॉट बी वेलफेयर ओरिएंटेड। कई बार जीडीपी का कंपोजिशन ही वेलफेयर ओरिएंटेड नहीं होता। एग्जांपल, इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस गुड्स, ठीक, डज नॉट लीड टू एनी डायरेक्ट इंक्रीज इन वेलफेयर ऑफ द पीपल। ऑफ कोर्स स्ट्रॉन्ग डिफेंस ऑफर द पीसफुल एनवायरनमेंट, कि हमारे देश का डिफेंस अच्छा होगा, रफाल आया, बोफोर्स तोप आई, अग्नि मिसाइल है, कई तरीके के न्यूक्लियर टेस्ट किया, तो इससे जीडीपी बढ़ता है और देश में सुरक्षा होती है, तो पीसफुल एनवायरनमेंट होता है प्रोडक्शन के लिए। ज़्यादातर मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन ऐसे देशों में ही जाते हैं जिनका डिफेंस मजबूत होता है, कि वो कंट्री आपको प्रोटेक्ट कर लेगा कंट्री, बट इट कॉन्ट्रीब्यूट टू सोशल वेलफेयर ओनली इनडायरेक्टली। तो जब आपके पास ऐसी चीज़ों के कारण, कंपोजिशन के कारण जीडीपी बढ़ता है, तो वो सिर्फ इनडायरेक्टली वेलफेयर को सपोर्ट करता है, डायरेक्टली वेलफेयर को इंक्रीज नहीं करता है। थर्ड पॉइंट है आपके पास नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस। अब देखो, पहले बार्टर सिस्टम था, फिर मॉनेटरी सिस्टम आया, बट इन इंडिया टिल टुडे इन सम एरियाज सम पीपल आर प्रैक्टिसिंग इन बार्टर सिस्टम। कुछ लोग आज भी बार्टर सिस्टम में दे आर एक्सचेंजिंग देयर गुड्स फॉर अनदर गुड्स। तो जब वो गुड से गुड एक्सचेंज होता है ना, तो एक्चुअली वो जीडीपी के कैलकुलेशन में आता ही नहीं है।
जब आप नेशनल इनकम कैलकुलेट करोगे ना, कितना कोई सा भी फॉर्मूला लगा लो, इनकम मेथड, वैल्यू एडेड मेथड या एक्सपेंडिचर मेथड, तो जो बार्टर सिस्टम है गांव में आज भी क्या है, किसी ने अपने गेहूं दिया उसके बदले में चावल ले लिया। तो जब ऐसे बार्टर सिस्टम के एक्सचेंज होते हैं तो वो जीडीपी में कभी कैलकुलेट ही नहीं होता है, क्योंकि आप तो फाइनल जो गुड्स और सर्विसेज उनके वैल्यू को ऐड कर रहे हो। वहाँ पे तो गुड्स को गुड्स से एक्सचेंज कर लिया तो कोई वैल्यू ही निकल के नहीं आया। अब मैंने अपनी मोटरसाइकिल किसी को दे दी और उसके बदले में उससे अनाज ले लिया। अब क्या हुआ, ये बार्टर सिस्टम हो गया तो इसमें वैल्यू तो कहीं एडेड ही नहीं हुआ, तो न मेरी इनकम खर्च हुई, वो तो गुड्स एक्सचेंज हुआ। तो ऐसे ट्रांजेक्शन्स भी वेलफेयर को जज करने में दिक्कत करते हैं। पढ़ते इन रूरल इकोनॉमिक्स बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज स्टिल प्रिवेल टू सम एक्सटेंट। पेमेंट फॉर फार्म लेबर आर ऑफन मेड इन द काइंड रादर देन कैश। अब फसल काटने के लिए लेबर गई, फसल उगाने के लिए, तो उनको क्या डायरेक्टली पैसा नहीं दिया। जो फार्म ओनर है उसने क्या करा, फसल काटी, उसमें से कह लो 2 बोरी गेहूं ले जाओ, चावल ले जाओ, ये चीज़ ले जाओ। तो अब वो क्या, वो पैसा दिया ही नहीं, तो वो जीडीपी में कभी कैलकुलेट ही नहीं होगा। ऑल सच ट्रांजेक्शन रिमेन अनरिकॉर्डेड। दिस कॉजेज अंडर एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी। इस कारण जो जीडीपी का एस्टिमेशन है अंडर एस्टिमेशन होता है। टू द एक्सटेंट जीडीपी रिमेन अंडर एस्टिमेटेड, इट रिमेन एन अनएप्रोप्राइट इंडेक्स ऑफ वेलफेयर। तो भी ये अनएप्रोप्राइट इंडेक्स बन जाता है। तो ये भी लिमिटेशंस है। 3 लिमिटेशन हो गए। पहला डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, कंपोजिशन ऑफ जीडीपी, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस। नंबर 4 आता है एक्सटर्नलिटीज। एक्सटर्नलिटीज क्या होता है, देखो कई बार विदाउट पेइंग वी आर गेटिंग द बेनिफिट्स। कई बार कई चीज़ों के लिए हम पे नहीं करते हैं फिर भी उसका फ़ायदा हमको मिल जाता है। अब एक्चुअली में क्या है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं जो बुकिश एग्जांपल है सॉरी, कि हमारे आसपास क्या है, किसी ने हमारे पड़ोस में जो रहते नेबर, उन्होंने एक अच्छा सा गार्डन, उनके पास ज़मीन है, उन्होंने अच्छा सा गार्डन उगाया, बढ़िया फूल ग्रास वगैरह पेड़ पौधे उगा दिए। ठीक, अब क्या होगा, उससे एनवायरनमेंट क्लियर होगा। अब उसकी जो ताज़ा ऑक्सीजन है वो बेनिफिट हमको भी देगी। ठीक, बट एक्चुअली वी आर नॉट पेइंग, हम तो कुछ पे ही नहीं कर रहे हैं, तो बेनिफिट तो हमको मिला। ये एक्सटर्नलिटीज़ है, मतलब किसी और के कुछ करने से हमको फ़ायदा होता है। अब कचरे का ढेर लगा हुआ है, गंदगी फैल रही है, मक्खी मच्छर आ रहा है, आपको काट रहा है, आप बीमार हो रहे हैं, तो विदाउट डूइंग एनीथिंग आपको पे करना पड़ रहा है। तो ये एक्सटर्नलिटीज़ है। एक्सटर्नलिटीज रेफर टू द गुड एंड बैड इम्पैक्ट ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ विदाउट पेइंग द प्राइस और पेनल्टी ऑफ दैट। तो विदाउट पेइंग तो मैंने एक एग्जाम्पल गार्डन का दिया, और दूसरा जो पेनल्टी है वो मैंने दिया, कचरे का ढेर लगा उससे बीमारियां फैलती। अब एनवायरनमेंट पॉल्यूशन है, उससे हमको ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो सकता है, हम डॉक्टर के जाते पे करते हैं, तो ये पेनल्टी हो गया। बट ऑन द अदर एंड कोई अच्छी चीज़ होती है, तो गवर्नमेंट ने स्वच्छ भारत अभियान चलाया तो उसका बेनिफिट हमें भी हो रहा है। अब इसको देखते हैं। फॉर दैट देयर आर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज ऑकर्ड व्हेन, फॉर एग्जांपल, मिस्टर एक्स maintain a beautiful garden and Mr. Y, neighbor of X, enjoy it. It add to the welfare of Mr. Y. तो X ने गार्डन बढ़िया उगाया तो Y को इसका फ़ायदा हुआ, तो Y का वेलफेयर बढ़ता है, बट ही डज नॉट पे फॉर इट। नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज ऑकर व्हेन, फॉर एग्जांपल, स्मोक एमिट्स by the factory causes air pollution, or industry waste in the driven into the rivers cause water pollution. पानी गंदा होगा, आप पिएंगे, बीमारी होगी। इट कॉजेज लॉस ऑफ सोशल वेलफेयर, बट मोस्ट फार्मर डू नॉट पे द पेनल्टी। अब कई बार क्या होता है, आपने जो सैलिनिटी वाली प्रॉब्लम आ जाती है, फर्टिलाइज़र वगैरह वो ज़्यादा लगा देते हैं तो ज़मीन बंजर हो जाती है। तो जीडीपी फेल्स टू ऑकर फॉर द इम्पैक्ट ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये भी कैलकुलेशन जीडीपी में नहीं हो पाता। देन इट इज़ ऑल्सो द लिमिटेशन ऑफ द जीडीपी। ये 4 आपके पास एक्सटर्नलिटीज़ होती है। दस देयर आर सीरियस लिमिटेशन ऑफ जीडीपी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ द जीडीपी, रियल जीडीपी। तो आपके पास ये 4-5 आएंगे ना। ये थोड़े हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन आपके पास आते हैं लास्ट। व्हाट लोअर द सिग्निफिकेंस ऑफ जीडीपी एज द इंडेक्स ऑफ वेलफेयर। भी जीडीपी जो वेलफेयर का इंडेक्स है उस चीज़ को क्या कम कर देता है, मतलब एक्चुअली उसने इनडायरेक्टली लिमिटेशंस पूछे, तो आपके वही आंसर होंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, कंपोजिशन ऑफ जीडीपी, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस, एक्सटर्नलिटी, जो भी आपने ऊपर पढ़े हैं। दिस इज़ द एंड ऑफ दिस चैप्टर।
Hope you are understanding. Kindly